कोल्लम जिले के कल्लुवथक्कल गांव में इस रोज सुबह सुबह एक नवजात के रोने की आवाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह आवाज रबर के पेड़ों के बीच से आ रही थी। दरअसल इस इलाके के लोग रबर की खेती करते हैं और गांव के अलग अलग बगीचों में रबर के ढेरों पेड़ लगे हैं। जब लोग एक मासूम की इस आवाज का पीछा करते हुए मौके पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि रबर के पेड़ों के बीच पत्तियों के ढेर पर वाकई एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में पड़ा था और लगातार रोए जा रहा था। सवाल ये था कि एक गांव के बीच एक बगीचे में पड़ा ये बच्चा आखिर किसका हो सकता था। आखिर उसके माँ बाप ने इस बच्चे को यूं लावारिस हालत में यहाँ क्यों छोड़ दिया? क्या उसके माँ बाप इस गांव के ही हैं या फिर कोई बाहर से आकर बच्चे को यहाँ फेंक कर चला गया? सवाल कई थे और इन्हीं सवालों के बीच गांव वालों ने बच्चे को उठाकर फौरन अस्पताल पहुंचाया, मगर बदकिस्मती से इलाज के दौरान बच्चे की जान चली गई। अब चूंकि ये मामला एक नवजात बच्चे को लावारिस छोड़ने और उसके कत्ल का था, तो इसमें पुलिस की भी एंट्री हो गई। पुलिस ने पहले तो गांव वालों से इस बारे में लंबी पूछताछ की। बच्चे के मिलने से लेकर उसे अस्पताल ले जाए जाने तक की पूरी कहानी सुनी, लेकिन तमाम लोगों से पूछताछ करने के बावजूद उसे इस बात का कोई क्लू नहीं मिला कि आखिर बच्चा किसका था और गांव में रबर के बगीचों के बीच कहां से आया। और तब परीपल्ली पुलिस स्टेशन की एक टीम ने इस मामले की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया और बच्चे के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए। चूंकि बच्चा गांव में ही मिला था और उस दौरान किसी बाहरी शख्स या दंपति के गांव में आने की कोई बात सामने नहीं आई थी, ऐसे में पुलिस को शक था कि हो न हो बच्चे के माता पिता इसी गांव में रहते हैं और शायद कानूनी कार्रवाई के डर से या राज खुलने के डर से सामने नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने इस राज का पता लगाने के लिए गांव के ही 4 ऐसे दंपतियों की पहचान की, ये बच्चा जिनका हो सकता था, और सभी के डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किए गए। इसके बाद डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करते हुए कई महीने गुजर गए। इसी बीच केरल में विधानसभा चुनाव भी हुए और शायद इसी आपाधापी में पुलिस भी मामले की तफ्तीश को लेकर थोड़ी ढीली पड़ गई। लेकिन जब 5 महीने बाद बच्चे और उसके 8 संभावित माता पिता की डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो एकाएक इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया और मामले की जांच भी अचानक से तेज हो गई। डीएनए जांच से पुलिस को बच्चे के असली माता पिता का पता चल चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि इसी गांव की रहने वाली एक दंपति थी जिनका सैंपल पुलिस ने कलेक्ट किया था। और ये दंपति थी 22 साल की रेशमा और उसका 26 साल का पति विष्णु। अब पुलिस ने रेशमा और उसके पति को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरू में तो दोनों ने ही बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में रेशमा ने कबूल कर लिया कि यह बच्चा उसी का था। बल्कि रेशमा ने तो यहाँ तक बताया कि उसने अपने प्रेग्नेंट होने की बात भी अपने पति और ससुराल वालों से अब तक छिपाए रखी थी और इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि यह बच्चा उनके परिवार का है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर रेशमा ने अपनी प्रेगनेंसी की बात अपने ही पति और घर वालों से क्यों छिपाई। और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि बच्चे को जन्म देने के फौरन बाद उसे रबर के बगीचों में पत्तों के ढेर पर क्यों फेंक दिया। और जब पुलिस ने इस मामले को लेकर रेशमा से आगे की पूछताछ की तो एक और नई कहानी उभर कर सामने आई। इस कहानी ने पुलिस वालों का भी दिमाग घुमा दिया। रेशमा ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो इन दिनों अपने एक फेसबुक फ्रेंड से प्यार करने लगी थी और अपने पति को छोड़कर उसी के साथ भाग जाना चाहती थी। लेकिन चूंकि वो प्रेग्नेंट थी और इस हाल में उसका अपने प्रेमी के साथ भागना मुमकिन नहीं था, उसने अपने बच्चे के जन्मने का इंतजार किया और इसके बारे में किसी को नहीं बताया। अपने बच्चे को भी उसने बड़ी ही खामोशी से बगैर किसी की मदद के अपने घर में जन्म दिया और लोगों की नजर बचाकर 6 जनवरी को उसे जन्म के कुछ ही देर बाद रबर के बगीचे में फेंक कर चली आई ताकि उसका बच्चे से पीछा छूट जाए और वो अपने प्रेमी के साथ भाग सके। लेकिन इसके बाद मामले में ट्विस्ट आ गया और उसकी अब तक अपने प्रेमी से एक बार भी मुलाकात नहीं हो सकी। मामले की जांच कर रही पुलिस की रडार में अब एक और किरदार आ चुका था।
ये किरदार था रेशमा का आशिक आनंद, जिससे रेशमा फेसबुक पर चैट किया करती थी। लेकिन आनंद के बारे में अगर कोई पुलिस को कुछ बता सकता था तो वो रेशमा ही थी, क्योंकि उसके बारे में किसी और को कोई जानकारी थी ही नहीं। लेकिन पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि पिछले कई महीनों से आनंद के साथ फेसबुक पर चैट कर रही और उससे प्यार कर रही रेशमा खुद अब तक एक बार भी आनंद से नहीं मिली थी। यानी उसका ऑनलाइन आशिक अब तक खुद रेशमा के लिए भी एक छलावे से कम नहीं था। पुलिस ने रेशमा से आनंद के बारे में जब और पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने इसी बीच 2 बार आनंद से मुलाकात करने की कोशिश की। आनंद ने उसे मिलने के लिए वक्त भी दिया, लेकिन एक बार तो आनंद ने खुद ही किसी वजह से ये मुलाकात टाल दी और दूसरी बार उसे आनंद से मिलने जाते हुए खुद उसके पति ने देख लिया और उसे रास्ते से ही घर लेकर आ गया। कुल मिलाकर आनंद रेशमा के लिए भी एक राज था और पुलिस के लिए भी एक राज बन चुका था। पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद रेशमा को गिरफ्तार कर लिया। उस पर अपने ही नवजात बच्चे के कत्ल का इल्जाम था, जिसे उसने रबर के बगीचे के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उसके आशिक आनंद का राज खुलना अभी बाकी था। पुलिस ने रेशमा के मोबाइल फोन की जांच शुरू की। रेशमा के साथ साथ आनंद के फेसबुक आईडी को भी खंगालना शुरू किया। छानबीन में पुलिस को आनंद के कई फेसबुक आईडीज का और एक मोबाइल नंबर का पता चला, जिससे आनंद रेशमा के साथ फेसबुक पर चैट किया करता था। लेकिन जब पुलिस ने इस मोबाइल की डिटेल निकाली तो मामला घूमकर 360 डिग्री पर पहुंच गया, क्योंकि ये फोन नंबर किसी दूर दराज के या गांव के बाहर का नहीं, बल्कि खुद रेशमा के घर वालों का ही निकला। ये नंबर रेशमा की जेठानी आर्या का था और रेशमा के साथ आनंद बनकर चैट करने वाली भी कोई और नहीं बल्कि उसकी जेठानी आर्या और उसकी एक भांजी ग्रीष्मा थी, जो सिर्फ मजाक मजाक में इतने दिनों से रेशमा के साथ उसका बॉयफ्रेंड बनकर चैट कर रही थी।